नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे योगी के 9 साल वर्सेस अखिलेश के सवाल की। जी हाँ, यूं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन अभी से ही सियासी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आरोप प्रत्यारोप के तीर भी चलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल और यूपी में योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश में 9 साल दोनों को जोड़ दें तो 20 साल होते हैं। इन 20 सालों का लेखा जोखा सरकार को देना होगा। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराध, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा, निवेश और किसानों की समस्याओं के साथ पुलिस की ज्यादतियों को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार से शिक्षा, रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों पर आंकड़ों के साथ बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में बन रहे कॉरिडोर बीजेपी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार पिछले 9 सालों के विकास कार्यों का कोई हिसाब नहीं दे रही है और समाजवादी सरकार के कामों के नाम केवल बदले जा रहे हैं। उन्होंने गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग के निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी ने इस परियोजना को भी अपने हिसाब से बदल दिया है। उन्होंने तीर्थ विकास परिषद द्वारा विकास कार्यों में किए गए खर्चों का ब्यौरा मांगा और कहा कि इन संस्थाओं द्वारा खर्च किए गए धन का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सांसदों के गोद लिए गए गांवों की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाया और कहा, जो गांव गोद लिए गए उनकी तस्वीर नहीं बदली। यह सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर उठता है। एक ओर जहां बीजेपी मोदी सरकार के 11 साल और योगी सरकार के 9 साल का जश्न मना रही है, लोगों को सरकार की उपलब्धियां बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर यूपी में विकास की जमीनी हकीकत क्या है और यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यह जो सियासत गर्म हो चली है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, कौन किस पर भारी है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 साल की सरकार और दिल्ली की 11 साल की सरकार, 11 और 9 20 साल की सरकार में ना कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाया जहां वो सुरक्षित और पवित्रता के साथ व्यवस्थित होकर के चल सकें और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल सकें 20 साल के अंदर। और यही स्थिति वृंदावन की है। ये जो कॉरिडोर बनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कॉरिडोर बनाती है, लेकिन उसके कॉरिडोर बनाने का एक तरीका है जिससे लाभ उठा लें, अपने लोगों को लाभ पहुंचा लें। तो सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने, लेकिन क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे? चर्चा की आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता गुलशन आनंद साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता ओम प्रकाश आंबेडकर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। आनंद साहब, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। 20 साल का उल्लेख हो रहा है। टोटलिटेरियन इफेक्ट में देखा जाए तो 20 साल आप ही के हैं, 11 साल केंद्र में, 9 साल उत्तर प्रदेश में। 20 साल अच्छा खासा वक्त होता है ना आनंद साहब। ऐसे में यदि अब भी विपक्ष को आपके किए गए कार्यों में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये भी लोकतंत्र के लिए कोई सुखद तस्वीर तो नहीं है। मिलकर ही काम होता है। ऐसे में जो जवाब पूछे गए हैं आपसे, जो सवाल दागे गए हैं, उनके जवाब मिलेंगे क्या अखिलेश यादव को? आप शुरू करें, मैं जवाब देता हूँ। बोलिए सर। विपक्ष का जो चश्मा है उसका रंग जो है अभी बदलने की जरूरत है। हिसाब किताब तो बहुत पुराना है। 47 के बाद सत्ता जिनको मिली थी, जैसी वो छोड़ कर गए हैं, इस देश की दुर्दशा सबके सामने है। कुछ साल तक आदरणीय अखिलेश जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के सदस्य, इनके भी हवाले की थी। वो कानून व्यवस्था और अपने लोग सबने देखा था
जिन आंकड़ों की ये बात कर रहे हैं, आंकड़े मौजूद है, आंकड़े किसी के मोहताज नहीं होते। हमारी पार्टी आंकड़ों का हिसाब मांगे और फिर कॉरिडोर पर चले आए। अब हिंदू धार्मिक स्थानों के नाम पर समाजवादी पार्टी के लोगों को चिढ़ है। अब कॉरिडोर, बनारस कॉरिडोर पर भी बड़ी आपत्तियां आई थी। मैं सन 2000 में कैलाश मानसरोवर यात्रा गया था, वहां दुर्दशा थी। वहां पर लोगों ने मिलकर, हमारे लोगों ने कॉरिडोर बनवाया। आज यात्रा इतनी सुगम हो गई है कि जो लोग जा रहे हैं वो देखते हैं, हमसे पूछते हैं गुलशन जी तब क्या है। बनारस कितनी सुगम हो गई। तो ये हम धार्मिक यात्रा को सुगमता की तरफ बढ़ा रहे हैं। हिंदू जनमानस को कष्ट कम से कम हो। धार्मिक यात्राएं तो हमारे यहाँ कष्ट की मानी गई है। 1947 में हमारे बाबा परदादा पैदल चल के आया करते थे। हाँ। इस बात को कह के आया करते थे कि हम देह त्याग कर जा रहे हैं, लौटे या लौटे नहीं लौटे। आज क्या स्थिति आप देख सकते हैं, चाहे ट्रेनें हो चाहे बाई एयर हो। तो इनको थोड़ा संयम से काम लें। ये जो इनको एक खिस्सड़ गुस्सा, जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के नाते जो कॉरिडोर पर हमला कर रहे हैं ना, जवाबदेही अंततोगत्वा जनता के पास होती है। सबको नकारा उन्होंने, सबको दुलारा भी उन्होंने। उसके लिए तैयार रहिए। अब चुनाव के हिसाब से रणनीतियां मत बनाइए। राजनीतिक पार्टी भी अधिकार है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए। हिंदू जनमानस अब समझ चुका है कि आपकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो मुस्लिम वोट बैंक को संभाल के रखने की है, आपका कॉरिडोर का हमला उसी लिए है। अब योगी जी जो कर रहे हैं, मोदी जो कर रहे हैं, आपने 11-9-20 बना दिए, 14-11-25 फिर 27 आ रही है सामने। हम तो कार्यकर्ता के दम पर राजनीति करते हैं। अंततोगत्वा मतदाता निर्णय फाइनल करता है। मतदाता ने हमें स्वीकारा है। आपको लोकसभा के अंदर एक जरा सा हल्का सा वो मिल गया तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसके बाद हरियाणा देखिए, राजस्थान देखिए, दिल्ली देखिए, महाराष्ट्र देखिए, सब कुछ सामने है। अब चुनाव जो नजदीक आ रहा है, सब कुछ पूरा दृश्य आप माननीय चैनल के अच्छे प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है, भी दिख रहा होगा। ठीक है आनंद साहब, लेकिन मैं अंबेडकर साहब के पास जाऊं उसके पहले एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर ले लेता हूं। आनंद साहब, आप एक तरफ मतदाता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप हर एक उल्लेख में हिंदू का भी उल्लेख करते हैं, शब्दावली का। ऐसे में जो आप तुष्टीकरण की बात उनके लिए करते हैं, वो आपके लिए करते हैं। हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़कर केवल और केवल विकास की बात जो आप करते थे कभी, वो अब गूंज सुनाई देगी? हम आज भी करते हैं। विकास के आंकड़े मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। इनको वो दिखाई नहीं देते ना, और उसी को वो चैलेंज भी करते हैं। ठीक है, पक्ष में रहने के बाद ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अंबेडकर साहब, आनंद साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं, आंकड़े जारी कर रहे हैं, आप अपने चश्मे से देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे में आपके चश्मे का नंबर क्या है? क्या वह नंबर भारतीय जनता पार्टी के विकास के चश्मे से मैच नहीं कर रहा है? क्या आपत्ति है आपको अंबेडकर साहब? अंबेडकर साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? और ये जो बातें कहते हैं, ये करते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने पहलगांव में सुरक्षा नहीं बनाई, वहां घटना घटी, और जगहों पर घटना घट रही है। इनके सुरक्षा का पोल खुला, सड़कें धंस रही, लोग उसमें गिर के मर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। इनका कार्य जो है वो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जितनी भी चीजें, जितना भी काम वो लखनऊ में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, जितना सब दिख रहा है, 9 साल में इनका कुछ नहीं दिख रहा है। ये जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल बस फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं। इनके प्रोग्राम में कोई दम नहीं है सर। ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। विनय राय जी, इन सबके बीच एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब यह निकल कर आता है कि अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो हो गई है। कन्नौज में हुए चोरी की वारदातों का भी उन्होंने हवाला दिया, कॉरिडोर की तो बात उन्होंने की ही। ऐसे में आपको लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, चाहे कमी ही निकाली जाए तो उसको तथ्यों के चश्मे से देखकर, दिक्कत कहाँ है? क्या सत्ता पक्ष जितना कह रहा है वो कर नहीं रहा है, या विपक्ष जितना देख रहा है उतना कुछ है नहीं? सर एक जमाना था, आपको याद होगा। हाँ ठीक है, आ रहे हैं अंबेडकर साहब, आ रहे हैं आपके पास। विनय राय जी, हाँ। और विपक्ष
तारीफ करने लगेगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टी अपोनेंट पार्टी होने का मतलब क्या है? ओके। तो जाहिर सी बात है, अगर काम अच्छा भी होगा, विपक्ष का काम है उसमें कुछ कमियां निकालना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक रहा कॉरिडोर का सवाल, आप अगर बाबा विश्वनाथ को याद करिए जो काशी में निर्मित हुआ, जब पहले जब अय्याभाई होलकर जी ने उस मंदिर का निर्माण कराया था, उस समय गंगा के से सीधे बाबा विश्वनाथ दिखते थे। बीच में स्थितियां क्या थी? हम लोग 85 से लगातार बाबा विश्वनाथ दर्शन के लिए जब जाते थे तो गलियों के रास्ते आप जाते थे, कहते थे बनारस गलियों का शहर है, और मंदिर तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, कुछ विकास, कुछ चीजों को एक्वायर करके थोड़ा सा उसका विस्तार किया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी बनारस आए उसके बाद से सीधे गंगा घाट से बाबा विश्वनाथ को जोड़ा गया, सड़कें चौड़ी की गई, अंदर के कुछ जो मंदिर जो एक्वायर किए हुए घर थे उनको हटाया गया, जिससे श्रद्धालु अगर जाए तो उसको सरलता से दर्शन हो सके। क्योंकि अभी आपका सावन शुरू होने वाला है, इसमें लाखों की तादाद में पूरे 1 महीने लोग श्रद्धालु वहां जाएंगे, तो गलियों के रास्ते जाने में भगदड़ की आशंका रहती है। आप अयोध्या को ही ले लीजिए, अयोध्या को तो मैंने 91 से देखना शुरू किया, जब वो गुम्बद थे और जिसमें उस गुम्बद के अंदर रामलला विराजमान थे, तब की स्थिति क्या है और आज की स्थिति क्या है। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं करूंगा, यही बगल में बाराबंकी में देवा शरीफ है, वहां भी लाखों लोग 1 महीने का पूरा उर्स चलता है, सरकारी सिस्टम से पूरा वो मेला लगता है, वहां भी लाखों लोग दर्शन करने और वहां पे चादर चढ़ाने जाते हैं। और ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, वहां हिंदू भी जाते हैं। आज की तारीख में धार्मिक जो पर्यटन है वो एक किसी भी राज्य के लिए आय का एक अच्छा जरिया हो चुका है और इकोनॉमी को ग्रोथ मिलता है उससे। तो मुझे लगता है जितने भी इस तरह के स्थल है, चाहे ताजमहल हो लोग देखने आते हैं, चाहे वृंदावन हो, खाकी बिहारी हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, आज की तारीख में इन सभी जगहों का विकास इसलिए भी करना जरूरी है। आप देख ही रहे हैं, बौद्ध सर्किट की बात हो रही है, महाभारत सर्किट की बात हो रही है, राम सर्किट की बात हो रही है, क्योंकि ये आस्था की चिन्ह है और हर आस्थावान व्यक्ति यहाँ एक बार जाना चाहता है। तो जिस जगह जाने से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ हो उसके बारे में सवाल उठना चाहिए अगर। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर निर्माण में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, लागत से ज्यादा पैसे दिए गए हैं कहीं बंदरबांट में, उस पर सवाल उठना चाहिए। कि सड़क निर्माण हो रहा है अच्छी बात, लेकिन सड़क खराब बनी, टूट गई, इस पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, दिन दहाड़े डाके पड़े, गोलियां चले, इस पर सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन सिर्फ कॉरिडोर के नाम पर ये कॉरिडोर क्यों बन रहा है ये सवाल उठाना मुझे लगता है लाजमी नहीं। ठीक है आनंद साहब, क्या सिर्फ आस्था और धर्म के सहारे ही बेड़ा पार होता रहेगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ कॉरिडोर को लेकर नहीं, एक्सप्रेसवे को लेकर के भी अखिलेश यादव लगातार मुहर रहते हैं। वो आपके टेन्योर में बनाए गए एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता यानी खराब क्वालिटी को लगातार इंगित करते हैं और ये भी कहते हैं कि उनके टेन्योर में जो बना था, देखिए हवाई जहाज तो उसी पे उतरता है। ऐसे में यह जो बात है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सड़क का बनना और टूटना ये टेक्निकल प्रक्रिया है, कोई जिंदगी भर की सड़क नहीं होती है। अच्छा। हम जो चिंता कर रहे हैं, लोगों के दिल नहीं टूटे, लोगों की धार्मिक आस्थाएं नहीं टूटे, लोगों को बड़ी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ धार्मिक स्थानों के दर्शन हो, ये कॉरिडोर उसका हिस्सा है। अब सड़कें कब बनी, कब टूट गई, आंकड़े सब मौजूद हैं, किस किस ठेकेदार रहे, किस किस के अपने लोग रहे। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ लंबे समय से यहाँ मिलता जुलता रहता हूँ और राजनीति का भी मेरा तजुर्बा 40 साल से ऊपर का है। किसने किसको ठेके दे दिए, कौन किसके अपने आदमी, ज्यादा इस पे ना जाएंगे तो उचित रहेगा। सब नाम मौजूद हैं, किसके परिवार के कितने ठेके थे, कैसे दिए जाते थे। आज पारदर्शिता नजर आ रही है। आप कुछ भी कह लीजिए, अंततोगत्वा इनका एजेंडा एक ही है, धार्मिक धार्मिक धार्मिक। उनको लगा रहा है कि हम जो तुष्टीकरण का खेल इतने सालों से खेल रहे थे, वो काठ की हांडी अब दोबारा नहीं चढ़ रही है, वो चौराहे पर फूट गई। अब तो ऐसा लगता है जैसे आपके चैनल पर फूट गई हो। क्या मतलब था कॉरिडोर को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बयान देने का? विकास की बात करिए, अंधेरे की करिए, करिए, सब करिए, आपका अधिकार है। आप विपक्ष में यदि हैं, अगर आप इतना भी नहीं बोलेंगे तो फिर किस बात का विपक्ष हुआ? लेकिन कड़वे सच को भी स्वीकार करिए। कोई 11 और 25 सब मिलाकर 20 साल आप ही बता रहे हैं ना, क्या 20 साल में पूरी दुनिया अंधेरे में चली गई? क्या हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ? सरकारी आंकड़े बेकार हैं, आपके चैनल अखबारें सब बेकार हैं। जो कुछ सत्य है वो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता सत्य है, तो इनका अंधेरे के अंदर मोमबत्ती लेकर ढूंढना क्या वही सत्य है? सत्य दिखाई दे रहा है, प्रतीक्षा करिए, 27 में भी दिखाई देगा, अभी जो चुनाव आने इसमें भी दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा धैर्य और धीरज रखिए, तो हिंदुत्व का मुद्दा मत बनाइए, हम पर आरोप भी मत लगाइए। हिंदुत्व की बात करते हैं, बात आप शुरुआत करते हैं जब मुस्लिम तुष्टीकरण की, हमें मजबूर होकर बोलना चाहता है। सरकारों ने, दोनों ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। मित्र, निकाल कर देखिए, जितने भी सुख सुविधाएं दी हैं
90% से ऊपर मुसलमानों को मिली है, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं हुई है, कोई धोखा नहीं हुआ है। लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है, आप भड़काते हैं उनको, आप बहकाते हैं उनको चैन से जीने नहीं देते, आप डर दिखाते हैं भाजपा का। यही तो आनंद साहब विडंबना है। वही जनता है जिसको कोई मुस्लिम की तरह देख रहा है, फिर आप रेस्पॉन्स में हिंदू की तरह देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में पूरा फसाद फंसा हुआ है। अंबेडकर साहब देखिए, साफ तौर पर तुष्टीकरण का आरोप आप उनके ऊपर लगाते हैं, रिवर्स में वह भी आपके ऊपर लगा देते हैं। लेकिन इन सबके बीच 2027 एक अहम सवाल है, उस 27 से कैसे पार पाइएगा? क्योंकि पिछले काफी समय से आप सत्ता से दूर है। क्या कुछ अचूक और खास रहने वाला है? 2024 में आपने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा खेला? हाँ, कहाँ गया इनका जो है विकास का मॉडल? 2024 में बुरी तरह माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इनको उत्तर प्रदेश में गिराया जा चुका है। 2027 में जनता इनके खिलाफ वोट देने के लिए तैयार है। इनके कार्यों में कोई दम नहीं है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाते हैं, आपने नहीं देखा कितने लोगों की जान जा रही है? ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुसलमानों की जहां तक बात है, मुसलमानों की असली हितैषी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अगर ये हितैषी होते तो कुल वोट इनको मिलता कि किसी के भड़काने से कोई भड़कने वाला है इस जमाने में? जो कि हर आदमी काम पर वोट देता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे इंडिया के अंदर छाए हुए हैं, विकास पुरुष हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी का नेक टू नेक विरोध करते हैं गलत नीतियों का। अखिलेश यादव को हल्के में ले रहे हैं, होने वाले भविष्य के वो प्रधानमंत्री हैं। ये सोच रहे हैं कि हम देश कब्जा कर लिए, देश हमारा है। यही जो है कभी कांग्रेस भी सोचती थी। लेकिन देश बदला। ये जो इनको घमंड है, ये रावण की तरह अहंकार पाले हुए हैं, लेकिन इनका अहंकार चलने वाला नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितनी बातें कॉरिडोर के विषय में कही है, जो वो लखनऊ के विषय में बोल रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से समर्थन कर रहा हूँ। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनको हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हटा दीजिए तो ये कहाँ जाएंगे? इनके पास कुछ है ही नहीं है। ये जीरो बैलेंस पर चल रहे हैं। सब जो है रुपया पैसा जितना सामान देश को बेच करके सब अडानी अंबानी इनके जो है मेन आका हैं। इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अडानी अंबानी के इशारे पर देश को बेच रहे हैं। चलिए, अडानी अंबानी वाली पॉलिटिक्स में तो आप लगे ही रहते हैं, लेकिन उस सबसे इतर विनय राय जी, ये भी इंटरेस्टिंग है, कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ विकास की बात आनंद साहब कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही उत्तर प्रदेश है, वही लखनऊ। विकास की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, वो आनंद साहब कर रहे हैं। सवाल मेरा विनय जी से है। देखिए, अब बिजली विभाग के जो तमाम कर्मी हैं, कर्मचारी भी हैं और अभियंता भी उसमें शामिल हैं, तकरीबन देश भर से मिला के लाखों में उनकी संख्या है सर, हड़ताल के लिए मजबूर हो गए। साफ तौर पर आज तो कार्य बहिष्कार का भी दिन है। ऐसे में आपको लगता है एक तरफ तो विकास की पटकथा लिखी जा रही है और दूसरी तरफ उसी को पूरा करने के लिए जो कर्मचारी है उनके अंदर में भी एक उबाल है, यह विरोधाभास है? देखिए, जो कर्मचारियों का प्रदर्शन है, स्ट्राइक है, वो उनके भी स्वार्थ के लिए ही है। अच्छा। अब किसी का ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाइए तो विरोध शुरू हो जाता है। किसी को नियमित अगर ऑफिस आने के लिए बुलाइए तो विरोध शुरू हो जाता है। और पावर सेक्टर तो मुझे लगता है राजनीति का गढ़ रहा है और इसको बड़े मुश्किल से थोड़ा बहुत सुधारा गया है। वरना लोग कहते थे बिजली विभाग में हाथ डालोगे तो घर में करंट आए ना आए, शरीर में करंट जरूर उतर जाएगा। और जहां तक सवाल रहा कि उद्योगपतियों को लेकर जो भी बात कही गई, भाई उत्तर प्रदेश के विकास के लिए खुद मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विकास परिषद बनाया था, जिसमें सारे उद्योगपतियों को जोड़ा था। और एक समय में तो अनिल अंबानी को उन्होंने राज्यसभा भेजा था। ये अडानी अंबानी का फार्मूला किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। अगर आप अपने प्रदेश का, अपने देश का भला चाहते हैं तो उद्योगपतियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उद्योगपति कोई अछूत नहीं है, वो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है। तो केवल आरोप लगाने के लिए, क्षण भर के लिए कुछ बोल देने से भला होने वाला नहीं है किसी का। क्योंकि सैमसंग को भी अगर उत्तर प्रदेश में लाए अखिलेश यादव जी, तो नियम क्या था? जमीन देने की बात थी, लेकिन सैमसंग ने शर्त रख दी कि सिर्फ जमीन से बात नहीं बनेगी, हमारे पास 2 और राज्यों का ऑफर है, हम वहां चले जाएंगे। तो बाकायदा आपका ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बाउंड्री करा के दी, जो कि बाउंड्री कराना किसी अथॉरिटी का अधिकार नहीं है। लेकिन सैमसंग को रोकने के लिए आपको नियम में बदलाव करना पड़ा। ठीक बात है। तो अगर विकास हो रहा है, उद्योग आ रहा है,
तो उसके सरकार को लिबरल होना पड़ता है, छूट देना पड़ता है, क्योंकि जब आएगा तभी प्रदेश का भी विकास होगा, तभी रोजगार भी मिलेगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप गुलशन आनंद साहब, आप हाथ उठा रहे हैं, जरूर जो बोलना है बोलिएगा। एक छोटा सा सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं। अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं जातिवाद का आरोप सिर्फ उनके ऊपर लगाते थे आप, जब उनका टेन्योर था तो कैसे जातिवाद था तमाम डिपार्टमेंट्स में। आज वही आपसे पलट कर सवाल पूछ रहे हैं कि अब आपके टेन्योर में, योगी टेन्योर में, क्या वह जातिवाद नहीं है? क्या पुलिस महकमे में, क्या प्रशासन में वह जातिवाद नहीं दिख रहा है? जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। बोलिए आनंद साहब। जवाब दे रहा हूँ, लिखित परीक्षाएं हुई हैं, आंकड़े सारे मौजूद हैं, किसी बिरादरी विशेष को नहीं लिया गया जिसने लिखित परीक्षा पास की है, ऐसे सर्टिफिकेट दिए गए, नियुक्ति पत्र दिए गए, आप सबने देखा है। आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी कह ले, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोयनका, कांग्रेस 47 से लेकर क्या क्या खेल खेलती रही। मित्र ने हमारे ने कह दिया कि आपने उसको राज्यसभा सदस्य भेज दिया। जब आप लखनऊ में बुलाओगे इन्वेस्टमेंट के बुलाओगे उनको, और टीवी चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उनको घर आओगे, फिर आपका प्रवक्ता, आपका जिम्मेदार अधिकारी उनके बंगले और घर पे जाएगा, भाई हमारी मजबूरी थी, हमने कह दिया, बिना आपके काम चलता नहीं। क्या उठा के बाहर फेंक दे? नहीं है। क्या बजट का एक हिस्सा खर्च करना क्या गुनाह और पाप है? क्या कौन करेगा ये काम? देखा नहीं हमने, आपने क्या हशर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के उद्योग पर फैक्ट्रियां बंद करवा दी, सुसाइड करना पड़ गया एक छोटी सी बात पर। और आज उसी कांग्रेस के साथ आप गलवैया बाल कर उत्तर प्रदेश में तय नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री तो उनके माता श्री ने तय कर दिया कि राहुल ही बनेगा। इस लड़ाई से बाहर निकलिए अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोगों। अभी कुछ समय तक लोग आपको पहचान रहे हैं। अगर यदि आपका आचरण यही रहा की खातिर, की खातिर, पूंजीपतियों को कराने की खातिर, तो लोग जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी आपसे नहीं। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात तो देखिए, रतन टाटा साहब जब बंगाल में सिंगूर गए थे नैनो वाले प्लांट में, तो कैसे फिर उन्हें सानंद जाना पड़ा, वो सारी कहानी चलती आई है। ऐसे इस बीच अम्बेडकर साहब देखिए, कॉर्पोरेट तो किसी के होते नहीं है सर। आज आप सरकार में नहीं है इसलिए वो आपके नहीं है, कल आप सरकार में आ जाएंगे, उनकी फंडिंग आपके तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे में उनसे सहूलियत तो हर कोई लेता है, सवाल उठाने से क्या होगा? कौन छोड़ता है? इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी लंबी कहानी है सर, अब कहाँ जाइएगा उस पर। अम्बेडकर साहब बोलिए जल्दी। सभी गवर्नमेंट के संवैधानिक संस्थाओं को बेच करके जो है, हाँ, एक आदमी को आसमान को पहुंचा दिया जाए, अडानी को सारा माल दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। ये क्या बतियाएंगे? इनको ये समझाइए जो लोग भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं कि देश पर जो है 250 लाख करोड़ जो है कर्जा हो गया है। जब इनकी सरकार नहीं थी तो मात्र 70 लाख करोड़ था। मैं समझ गया आपकी बात अम्बेडकर साहब। कर्जा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक दूसरे के ऊपर उछालने से कुछ नहीं होगा, वो फैक्टर तो है। 10 सेकेंड है विनय जी हमारे पास, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी चाहेंगे। अब जब 27 नजदीक है और हमला खूब तेज हो रहा है दोनों तरफ से, जनता किस फैक्टर को कंसिडर कर रही है? ये देश विक्रेता है। ठीक है, जनता सिर्फ अपना हित देखती है, उसका किसमें फायदा है। आपसी बयानबाजी टीवी पर और अखबारों में होता रहे, लेकिन उसे लगता है कि उसका हित है, उसके मुद्दे पर जाएगी। और ये भी बात मान के चलिए कि कोई भी चुनाव हो, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का होने जा रहा है, कॉस्ट पॉलिटिक्स हावी रहेगी, कास्ट एक मुद्दा रहेगा और इसके साथ साथ उसका अपना हित। ठीक, इसी मुद्दे पर चुनाव होना है और राजनीतिक पार्टियों को भी इसी इर्द रहना है। चलिए, तब तक ट्रेलर है, वो चलता रहेगा, लेकिन फाइनल तो 27 में ही खेला जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अखिलेश यादव आरोप तो लगा रहे हैं, कह रहे हैं पक्षपात हो रहा है, तरीके से काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है सत्ता पक्ष कह रही है उन्हें दिख नहीं रहा है, वो देखना नहीं चाहते हैं। इन सब के बीच जनता क्या देख रही है, कैसे देख रही है, किसे आंक रही है सही फॉर्मूले पर, यह जनता तय करेगी। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।